एम्स। यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आज देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल है। इसकी कहानी सिर्फ एक हॉस्पिटल बनने की कहानी नहीं है, ये उस महिला के सपनों के पूरे होने की कहानी है जिसने राजमहल की जिंदगी को छोड़कर देश की जनता की सेवा को चुना और ऐसे सपने को साकार किया जिसका फायदा आज करोड़ों भारतीय उठा रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एम्स सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था, लेकिन इतिहास खामोशी से कहता है कि एम्स को जमीन पर उतारने का काम किया है एक राजकुमारी ने। जी हाँ, राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने न सिर्फ एम्स की कल्पना की बल्कि इसके लिए लगातार मेहनत की, विदेशों से आर्थिक मदद जुटाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल किया और संसद से कानून पास होने तक इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। आज एम्स देश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में कपूरथला के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह थे। बचपन किसी राजकुमारी की तरह बीता। अच्छी शिक्षा मिली और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उनके सामने आराम की जिंदगी बिताने के कई रास्ते थे, लेकिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। देश अंग्रेजों का गुलाम था और आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। इसी दौरान वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी के साथ काम करने की इच्छा जताई। शुरुआत में गांधी जी ने उन्हें अपने आश्रम में जगह देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि राजमहल में पली बड़ी लड़की आश्रम का कठिन और सादा जीवन नहीं जी पाएगी। लेकिन अमृत कौर ने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज सेवा शुरू की। महिलाओं के अधिकार, लड़कियों की शिक्षा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ खुलकर काम किया। उनकी लगन को देखकर गांधी जी भी प्रभावित हुए और 1934 यानी 1934 में उन्हें सेवाग्राम आश्रम बुला लिया गया। इसके बाद करीब 16 वर्षों तक वो गांधी जी की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहीं। कई लोग उन्हें गांधी जी की निजी सचिव जैसी भूमिका निभाने वाली महिला भी मानते हैं। गांधी जी के कई महत्वपूर्ण पत्र, बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के संचालन में उनकी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दांडी मार्च में शामिल हुई, कई बार जेल गई, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की लाठियां भी खाई, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। आजादी के बाद वो संविधान सभा की सदस्य भी बनी। संविधान बनने की प्रक्रिया में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। खास तौर पर महिलाओं के अधिकार और समाज सुधार से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी मजबूत राय रखी। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एम्स की। दरअसल एम्स का सपना आजादी के बाद अचानक से पैदा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो चुकी थी। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए भोर समिति यानी भोर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि अगर इंडिया को मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी है तो देश में विश्व स्तरीय मेडिकल संस्थान बनाए जाने चाहिए। ऐसे संस्थान जहां डॉक्टरों की पढ़ाई हो, रिसर्च हो और मरीजों का इलाज भी एक ही जगह हो। उस समय ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी, लेकिन उस रिपोर्ट को जमीन पर उतारने का काम आजाद भारत की राजकुमारी अमृत कौर ने किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो आजाद भारत की पहली और इकलौती महिला कैबिनेट मंत्री थी। उस समय भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब थी। डॉक्टरों की भारी कमी, गांव में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ना के बराबर, बच्चों की लगातार मौत हो रही थी, कई संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही थी और उस समय भारत में लोगों की औसत उम्र लगभग 32 साल के आसपास मानी जाती थी। ऐसे समय में राजकुमारी अमृत कौर समझ गई थी कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने एक ऐसे संस्थान का सपना देखा जहां इलाज भी हो, पढ़ाई भी हो और रिसर्च भी हो।
आज ये बात सामान्य लगती है, लेकिन उस दौर में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस समय मेडिकल कॉलेज अलग होते थे, हॉस्पिटल्स अलग होते थे और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अलग होते थे। एम्स पहली ऐसी संस्था बनी जिसने इन तीनों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, यानी इलाज भी, डॉक्टरों की पढ़ाई भी और नई रिसर्च भी। यही वजह है कि एम्स दूसरे मेडिकल कॉलेजों से बिल्कुल अलग बना। लेकिन इतना बड़ा संस्थान बनाना आसान नहीं था। देश अभी अभी आजाद हुआ था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, सरकार के पास संसाधन सीमित थे। फिर भी राजकुमारी अमृत कौर पीछे नहीं हटी। उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी और अमेरिका समेत कई देशों से आर्थिक और तकनीकी सहयोग हासिल किया। इसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बदौलत एम्स की नींव मजबूत हो सकी। इसके बाद 1956 यानी 1956 में संसद ने एम्स एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए एम्स को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया और उसे शिक्षा, रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए। यही वो कानून था जिसने एम्स को सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल कर दिया। एम्स बनने के बाद उसके पहले निर्देशक डॉक्टर बीबी दीक्षित बनाए गए। उनके नेतृत्व में संस्थान ने मेडिकल शिक्षा और इलाज दोनों क्षेत्रों में नई पहचान बनाई। लेकिन राजकुमारी अमृत कौर का नाम सिर्फ एम्स तक सीमित नहीं। उन्होंने देश में टीबी नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ रोग से लड़ाई, मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य और नर्सिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उनका मानना था कि सिर्फ बड़े हॉस्पिटल बना देने से काम खत्म नहीं होता, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए और प्रशिक्षित नर्सों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने देश भर में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा दिया और नए प्रशिक्षण केंद्र शुरू करे। वो लंबे समय तक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ी रही और उसके काम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। साल 1950 में वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष चुनी गई। ये सम्मान पाने वाली वो पहली महिला और पहली एशियाई थी। उस समय ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी और आज भी है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया को बताया कि नया भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर खेलों की भी शौकीन थी। उन्हें टेनिस और हॉकी खेलना बेहद पसंद था। वो राष्ट्रीय खेल संगठनों से भी जुड़ी रही थी और खेलों को बढ़ावा देने का काम भी किया था। उनके निजी जीवन की एक और खास बात थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ना परिवार बसाया, ना निजी सुख सुविधाओं को महत्व दिया। उनके लिए देश ही उनका सबसे बड़ा परिवार था। 6 फरवरी 1964 को 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनका सपना जिंदा है। हर दिन लाखों लोग एम्स में इलाज करवाते हैं। हजारों छात्र वहां डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देश भर के मरीज उम्मीद लेकर एम्स पहुंचते हैं। शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि इस संस्थान के पीछे एक ऐसी महिला की दूरदृष्टि थी जिसने अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचा था। एम्स की इमारतें ईंट और सीमेंट से बनी हैं, लेकिन उसकी नींव एक महिला की दूरदृष्टि, जिद और राष्ट्र सेवा की भावना पर रखी गई थी। शायद यही वजह है कि हर दिन लाखों लोग एम्स का नाम लेते हैं, भले ही उन्हें यह पता हो या ना कि इसकी शुरुआत एक राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक कर्म योगिनी ने की थी, राजकुमारी अमृत कौर। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।